क्या ये संभव है कि रातों रात अगर दुनिया भर में करोड़ों सोलर पैनल और पवन चक्कियां लगा दी जाएं, तो हमारी पृथ्वी बचने के बजाय पूरी दुनिया का पावर ग्रिड ही ठप हो जाए? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, क्योंकि हमें तो हमेशा यही बताया जाता है ना कि रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा ही हमारा भविष्य है। बिल्कुल, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मतलब केवल तकनीक का अंबार लगा लेना और उस तकनीक को एक बहुत ही जटिल सिस्टम में काम करने लायक बनाना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। सही बात है। बिना किसी ठोस ढांचे के सिर्फ जानकारी जमा करना ऐसा ही है जैसे आप हवाई जहाज के सारे पुर्जे खरीद लें, छत से कूद जाएं और उम्मीद करें कि आप उड़ने लगेंगे। हाँ, वो तो पक्का क्रैश ही होगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम दो बिल्कुल अलग अलग विचारों को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। ये दोनों स्रोत आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे की गुत्थियों को सुलझाते हैं। पहला स्रोत है ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क, जो कि नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच हैं। और दूसरा है ग्लोबल एनर्जी एवोल्यूशन, यानी ऊर्जा के विकास और टिकाऊ संक्रमण पर आधारित एक बहुत ही शानदार व्याख्यान। राइट। और आज हमारा मुख्य मकसद ये समझना है कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती, मतलब हमारा ऊर्जा संक्रमण, दरअसल सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए सीखने का एक विशाल परीक्षण है। और ये दृष्टिकोण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग अक्सर बड़े बदलावों को सिर्फ डेटा या ग्राफ के चश्मे से देखते हैं, लेकिन खटाना का जो लर्न टू लर्न सिस्टम है वो एक बहुत ही बुनियादी बात कहता है। और वो बात क्या है? वो ये कि जानकारी इकट्ठा करने और किसी चीज में सच्ची महारत हासिल करने के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। मतलब आज के डिजिटल युग में देखिए, हमारे पास डेटा की तो कोई कमी नहीं है। हम हर दिन सैकड़ों रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। हाँ, जानकारी तो हर जगह बिखरी पड़ी है। बिल्कुल, लेकिन खटाना का सिद्धांत कहता है कि इस कच्चे डेटा का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक इसे ठीक से समझाना जाए। इसे एक तार्किक ढांचे में, जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें ना ढाला जाए और सबसे अहम बात, उसे लागू किया जाए। मतलब सिर्फ रट्टा मार लेना या दिमाग में भर लेना ज्ञान नहीं है। आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए एक बहुत बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट का किचन है। हाँ, अच्छा उदाहरण है। और वहां हमने दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मसाले, सब्जियां और उपकरण लाके रख दिए। अब वो सारी सामग्री सिर्फ जानकारी है, लेकिन अगर शेफ के पास कोई स्पष्ट रेसिपी नहीं है, जो कि ज्ञान का स्ट्रक्चर है, तो क्या वो कोई मास्टरपीस डिश बना पाएगा? कभी नहीं। बिना रेसिपी के वो सब सिर्फ कच्चा सामान है। बिल्कुल। और बात सिर्फ रेसिपी होने पर ही खत्म नहीं होती। खटाना का सिद्धांत, जिसे टेस्ट एंड स्कोर कहता है, वो दरअसल बार बार पकाने का अभ्यास है। पहली बार में शायद डिश जल जाए, दूसरी बार नमक तेज हो जाए। राइट। तो यहीं से हमारे आज की चर्चा का दूसरा हिस्सा सामने आता है, जो है हमारी दुनिया का सबसे जटिल विषय, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल से टिकाऊ ऊर्जा की ओर हमारा संक्रमण। तो आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का जो डेटा है वो हमारी वो सामग्री है जो किचन में रखी है। बिल्कुल सही। दुनिया भर के नीति निर्माता और वैज्ञानिक दशकों से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। सबको पता है पृथ्वी गर्म हो रही है, लेकिन हम अब तक सिर्फ किचन में सामान जमा कर रहे थे। अब हमें उस संरचित ज्ञान को लागू करना है। मतलब अब टेस्टिंग का समय आ गया है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं है, ये दुनिया के पूरे ऊर्जा ढांचे को बदलने का प्रयोग है। लेकिन देखिए, यहाँ स्थिति थोड़ी उलझी हुई लगती है। जब हम ऊर्जा की खपत की बात करते हैं, तो स्रोत स्पष्ट करता है कि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत सीधे तौर पर जीडीपी विकास के साथ जुड़ी हुई है। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। तो अगर हम कार्बन उत्सर्जन को सीमित कर रहे हैं, मतलब हम ऊर्जा के स्रोत पर लगाम लगा रहे हैं, तो क्या इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा करना पड़ेगा? क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच फंस गए हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। लेकिन ये विकास को रोकने के बारे में बिल्कुल नहीं है। यहीं पर नई तकनीकें और इवोल्यूशन काम आते हैं। मतलब हमें अपनी तरक्की नहीं रोकनी पड़ेगी? नहीं, हमें सिर्फ उस कड़ी को तोड़ना है जो आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन से जोड़ती है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें सिस्टम को बदलना होगा, कार्बन लिमिट को पार किए बिना। तो ये सिस्टम बदलना असल में है क्या? इसके लिए एक 3 आयामी दृष्टिकोण की जरूरत है। 3 pronged अप्रोच। पहला है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को अपनाना, जैसे सोलर और विंड।
दूसरा है ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग करना। और तीसरा और इंजीनियरिंग के नजरिए से सबसे अहम वो है कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट, जिसे हम शॉर्ट में CHP कहते हैं। अरे हाँ, स्रोत में इस तीसरे आयाम के जो आंकड़े हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। उसमें बताया गया है कि विभिन्न चक्रों या साइकिल्स को आपस में जोड़कर ऊर्जा प्रणालियों की दक्षता को 58% तक बढ़ाया जा सकता है। 58% की दक्षता इंजीनियरिंग की दुनिया में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। और इसमें होता क्या है कि गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, जिसे रैंकिन साइकिल कहते हैं, और सोलर थर्मल कॉन्सेंट्रेटर को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, ये बिल्कुल एक आधुनिक हाइब्रिड कार के रीजेनरेटिव ब्रेकिंग की तरह लगता है। वो कैसे? जैसे कार में ब्रेक लगाने पर जो ऊर्जा बर्बाद होती है, कार उसे वापस बैटरी चार्ज करने में लगा देती है। वैसे ही यहाँ गैस टरबाइन से निकलने वाली बेकार गर्मी को आसमान में उड़ने नहीं दिया जाता, उसे तुरंत दूसरे सिस्टम यानी स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए इंजन बना लिया जाता है। एकदम सटीक तुलना है। बिना एक भी बूंद अतिरिक्त ईंधन जलाए सिर्फ कचरे के रूप में फेंकी जा रही गर्मी से पानी उबाला जाता है, भाप बनती है और दूसरा टरबाइन घूमने लगता है। और अगर उसमें सोलर कॉन्सेंट्रेटर जोड़ दें तो सूरज की गर्मी भी उसी पानी को उबालने लगती है। बिल्कुल। और श्रोताओं का ध्यान मैं वापस खटाना के लर्न टू लर्न की ओर खींचना चाहूंगा। देखिए, गैस टरबाइन, स्टीम इंजन और सोलर के बारे में केवल जानना पर्याप्त नहीं था। हाँ, वो तो बस डेटा था। राइट। लेकिन जब इंजीनियरों ने उन सबको एक साथ जोड़कर 58% दक्षता प्राप्त की, तो वही ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहलाता है। ये बहुत ही अच्छे से दोनों चीजों को जोड़ता है। मतलब हमने रेसिपी समझ ली, डिश बन गई, लेकिन इस रेसिपी को लागू करने के लिए दुनिया ने 2050 का एक बड़ा लक्ष्य भी तो रखा है। हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण मुख्य रूप से पवन और सौर ऊर्जा की ओर शिफ्ट होने वाला है। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ पर्यावरण बचाना ही मकसद नहीं है, इसके पीछे ऊर्जा सुरक्षा और सबसे बड़ा फैक्टर आर्थिक प्रभाव है, जिसे स्रोत में लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या LCOE कहा गया है। LCOE का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। ये किसी भी पावर प्लांट की असल कीमत निकालने का तरीका है। मतलब सिर्फ प्लांट बनाने का खर्च नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन काल का खर्च। सही कहा। शुरू में सोलर पैनल लगाना महंगा जरूर है, लेकिन अगले 25-30 सालों तक उसका ईंधन यानी सूरज की रोशनी बिल्कुल मुफ्त है। तो लंबी अवधि में इसका LCOE कोयले या गैस से बहुत सस्ता पड़ता है। बिल्कुल। देश अब सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि ये वित्तीय रूप से समझदारी का सौदा है, इसलिए रिन्यूएबल अपना रहे हैं। 2050 का ये विजन बहुत शानदार लगता है, अर्थशास्त्र भी समझ में आ गया। लेकिन मैं यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती पेश करना चाहती हूँ। क्या होगा जब शाम को सूरज ढल जाएगा और हवा चलनी बंद हो जाएगी? ग्रिड को लगातार बिजली कैसे मिलेगी? हाँ, क्योंकि कोयले के प्लांट में तो हम जब चाहें भट्टी तेज कर सकते हैं, पर ग्रिड को तो उसी सेकंड बिजली चाहिए ना, जिस सेकंड हम स्विच ऑन करते हैं। ये आपने इस पूरे संक्रमण की सबसे दुखती रग पर हाथ रखा है। इसे तकनीकी भाषा में इंटरमिटेंसी कहते हैं, मतलब बिजली का रुक रुक कर पैदा होना। ये तो बहुत बड़ी बाधा है। ये सबसे बड़ी बाधा है। पवन और सौर ऊर्जा की प्रकृति ही ऐसी है, और एक पावर ग्रिड दुनिया की सबसे संवेदनशील मशीनों में से एक है। अगर मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ा तो ग्रिड कुछ ही सेकंड में ट्रिप हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए इन नवीकरणीय प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता पूरी तरह से परिष्कृत ऊर्जा भंडारण तकनीकों के विकास पर निर्भर करती है, मतलब एनर्जी स्टोरेज। तो बिना बैटरी और स्टोरेज के ये पूरा बदलाव अधूरा है। जी, हमें लिथियम आयन बैटरियों के अलावा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जैसी तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। पम्प्ड हाइड्रो, ये वही है ना जहां अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल करके पानी को पहाड़ के ऊपर बने बांध में पंप कर दिया जाता है? एकदम सही। पानी को ऊपर चढ़ाना ही ऊर्जा को स्टोर करना है, और रात को जब सूरज नहीं होता तो वही पानी नीचे टरबाइनों पर छोड़कर तुरंत बिजली बना ली जाती है। अगर हम इसे वापस टेस्ट एंड स्कोर फ्रेमवर्क से जोड़ें, बिल्कुल, तो ये इंटरमिटेंसी की समस्या उस मास्टरपीस डिश को पकाने के बीच में गैस की आंच कम ज्यादा होने जैसी है। बिल्कुल। आपको सीखना होगा कि तापमान कैसे नियंत्रित करें ताकि खाना खराब ना हो। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सूरज से बिजली बनती है। ज्ञान का असली परीक्षण ये है कि ग्रिड को कैसे बैलेंस रखें। यही कारण है कि ये दोनों स्रोत आपस में इतने जुड़े हुए हैं।
बिना व्यावहारिक टेस्टिंग और स्टोरेज पर मास्टरी हासिल किए 2050 का संक्रमण सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, बिल्कुल। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण केवल कोयले की खदानें बंद करके सोलर पैनल लगाने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत जटिल है। ये ऊर्जा उत्पादन के चक्रों को जोड़ने, दक्षता को 58% तक ले जाने, अर्थशास्त्र को LCOE से संतुलित करने और स्टोरेज की गुत्थी सुलझाने के बारे में है। और ये सब कुछ एक खटाना के सिद्धांत की तरह ही तो है, जानकारी को समझना, उसे संरचित करना और वास्तविक दुनिया में लागू करना। हाँ, लेकिन अब आखिर में मेरे दिमाग में श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न आ रहा है। खटाना की लर्न टू लर्न प्रणाली कहती है कि सच्ची महारत के लिए निरंतर परीक्षण और सुधार, मतलब टेस्ट एंड स्कोर से गुजरना पड़ता है। और परीक्षण में गलतियां होना तय है। वही तो बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे दुनिया 2050 के अपने विशाल सौर और पवन ऊर्जा लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है, इस नए और जटिल ग्रिड में महारत हासिल करने से पहले दुनिया को कितने बड़े परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा? ये बहुत गहरा सवाल है। जब सिस्टम से होंगे तो क्या हमें भयानक ऊर्जा संकटों या ग्रिड विफलताओं का सामना करना पड़ेगा? क्या हम रातों रात पूरे शहरों के ब्लैकआउट्स देखने वाले हैं? क्या हम उस टेस्टिंग फेज की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? एक पुराने सिस्टम को छोड़कर बिल्कुल नए ग्रिड पर जाना इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। और हर बड़े प्रयोग की तरह झटके तो सहने ही पड़ेंगे। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमेशा जिज्ञासु बने रहें, आलोचनात्मक सोच रखें और हर जानकारी के पीछे छिपे व्यापक अर्थों को तलाशने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।